Dear participant, now the meeting is going to be recorded. Sunil sir, if we may start at 6:30, 6:30. Yeah. We can start, sir, because the subject is very lengthy and it could not be completed within 1.5 hour. So please start. सर आप चाहते हैं मैं पीपीटी प्ले करूं? नहीं, मैं करूंगा सर, आप स्टार्ट कीजिए बस. नहीं, स्टार्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए सर. Okay. Yes. So dear friends, welcome you again on this topic of taxation of capital gain. But before starting, I will request my friend and my mentor, Shri Raj Chawla ji, to say a few words about today's topic and today's webinar. Over to Raj Chawla ji for 2 minutes, please. Raj Chawla ji, please. Give an opening remarks. Unmute yourself. Good evening, friends. First of all, I am thankful to Saurabh ji for organizing this wonderful webinar by CS Sunil Garji, my dear friend, on A to Z on capital gain. As we all know that under Income Tax Act, this is one of the head out of 5 heads. So capital gain is very complex head under which the income is taxable. And I am thankful to CS Sunil Garji, a very prominent chartered accountant, senior chartered accountant, and very renowned on TV media and social media, that he is going to explain all of us A to Z about the capital gain. So my best wishes and to the CS Sunil Garji to please take up this session. Thank you, Rajji. Thank you, Saurabh. Thank you, friends, for joining this today webinar on capital gain taxation. Friends, let us recap our previous 2 seminars or webinars. In the first day, we have learned the meaning of total income. टोटल इनकम क्या होती है. मैंने बताया था कि टैक्सेबल इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती, ग्रॉस टोटल इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती है. इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ 2 बातों को मानता है, एक तो टोटल इनकम और एक इनकम. देखिए, इनकम को किसी भी हेड में जाने के लिए, इनकम टैक्स में टैक्सेबल होने के लिए उसको 3 टेस्ट पास करने बहुत जरूरी है. 3 टेस्ट. फर्स्ट इज इट शुड बी अ इनकम एज पर 2 क्लॉज 24. अगर 2 क्लॉज 24 में फॉल नहीं करेगी कोई इनकम तो पहला टेस्ट फेल, प्राइमरी स्कूल में वो फेल हो गया. उसके बाद में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आना उसका बहुत जरूरी है. और जैसे मैंने बताया था, उसके बाद सेक्शन 14 हमको बताता है हेड डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम. और डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के बाद में फ्रेंड्स, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. In the last webinar, we have done the penalty provisions starting from section 270 to 278. But as you know, each head of income again, देखिए जैसे ही आप हेड ऑफ इनकम की तरफ बढ़ते हैं, 5 हेड ऑफ इनकम है, लेकिन हर हेड ऑफ इनकम में पहला जो सेक्शन होता है दैट इज चार्जिंग सेक्शन. अगर उसमें चार्जिंग सेक्शन में नहीं आया वो, तब भी आपका कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल हो जाता है और टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. आज हम समझेंगे कैपिटल गेन के बारे में. बहुत डिबेट्स, बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं हमेशा. और एक क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रहा हूं, इसका जवाब मैं आपसे सबसे चाहूंगा. मैं इसका जवाब नहीं दूंगा. हम कहते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिसीट्स. वन इज द कैपिटल रिसीट एंड अनदर इज अ रेवेन्यू रिसीट. एंड एज यू नो फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल व्हाइल कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट. कैन एनीबॉडी टेल मी कि वेयर इट इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट, कहां से आई ये बात कि कैपिटल रिसीट एग्जेम्प्ट होंगी फ्रॉम इनकम टैक्स? पूरे एक्ट में कहां लिखा हुआ है? ये आपके लिए सवाल है. इसका सवाल का जवाब हम सबसे लास्ट में देंगे. तो लेट मी स्टार्ट बिकॉज द टॉपिक इज वेरी लेंथी. व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रीफ द थिंग्स सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन. हम पहले सेक्शन को समझ लेते हैं, एक्ट को समझ लेंगे. आई थिंक 90% ऑफ योर क्वेरीज विल बी सॉल्व.
हम करते क्या है, ज्यादातर केसेस में हम पूरे सेक्शन को पढ़ते नहीं है, हम एक्ट को पढ़ते नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था व्हेन आई स्टार्टेड माय वेबिनार ऑन लास्ट सैटरडे कि हमें एक्ट को पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे उसकी चार्जेबिलिटी होती है। तो लेट मी शेयर द पीपीटी दैट for better understanding, and I will request at least 2-3 persons to have their video on. Ajay Agrawal ji, Vikash Kumar एंड अब्दुल हनान जी, प्लीज आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा ना लगे कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। अजय जी हाँ प्लीज। तो ज्यादातर लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडे टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी डिबेटेबल, ऑलवेज वेरी डिबेटेबल। एंड व्हाट दिस सेक्शन 45(1) सेज, ध्यान से सुनना सर, बड़ा मजा आएगा आपको। मैंने बताया कैपिटल गेन जो हेड है दैट इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए एक बात आप कंफ्यूज ना हुए कभी, एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जब हम 54 की बात करेंगे तो हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सेक्शन 22 में हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है वेदर इट कैन बी ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट कैन बी ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन जब मैं सेक्शन 54 की बात करूंगा, 54F की बात करूंगा, तो वहां पे शब्द है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी वहां पे इंक्लूड नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन सेक्शन स्टार्ट्स विद सेक्शन 45 एंड एंड्स विद सेक्शन 55। टोटल 11 सेक्शन इसमें है, लेकिन 45, जैसे मैंने कहा था कि हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है, 45(1) इज द चार्जिंग सेक्शन। बट सरप्राइजिंगली 45 has 5 subsections, and after 45(1) all the subsections are deeming income। जहां हमने खींचकर जो इनकम एक्चुअल में इनकम नहीं थी उसको हमने खींचकर इनकम बना दिया, तो उसको डीमिंग प्रोविजंस कहते हैं। हम डीम्ड इनकम पर हम एक दिन वेबिनार करेंगे, हमारे सिलेबस में है, हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। लेकिन आज मैं डीमिंग इनकम जो कैपिटल गेन में दे रखी है, और आपको जान के ना बड़ा आश्चर्य होगा कि कैपिटल गेन पूरा का पूरा डीमिंग प्रोविजंस पे डिपेंड करता है, whether it is 50C, whether it is 45(2), 45(3), 45(4), 45(5)(a), ये सारे डीमिंग प्रोविजंस हैं। लेट अस सी हाउ। Now I start with section 45(1), which is the basic charging section of the capital gain. And what it says, any profit or gains arising from the transfer of a capital asset। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सर। एक तो कैपिटल असेट होनी चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। हम ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज 47 में, कैपिटल असेट की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज 14 में। एंड इट शुड बी इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडवांस ले लिया, वो ट्रांसफर नहीं हुआ 2 क्लॉज 47 में, कैपिटल गेन विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर शुड बी इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, तभी उसको चार्जेबिलिटी होगी। एंड देखिए डीमिंग प्रोविजन आ गया इसी में, इट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ये डीमिंग देने की जरूरत क्या थी, और केवल डीमिंग का मतलब दिया कि उस प्रीवियस ईयर में इनकम आनी जाएगी जब ट्रांसफर हुआ। होता क्या है प्रॉपर्टी की डील्स में, जैसे आप देखते होंगे कि बड़ी लंबी डील चलती है, और जहां आप मान लो आपने एक फ्लैट बुक करवाया, आपने किसी बिल्डर के पास में फ्लैट बुक करवा दिया, आपको 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में जाके उसका पोजेशन, पहले आपसे बुकिंग अमाउंट लेगा, फिर आपको अलॉटमेंट करेगा, फिर आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद पोजेशन देगा, उसके बाद आपके नाम कन्वेंस डीड करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 2, 3, 4, 5 साल लग जाते थे। अब सवाल उठता था कि आखिर किस साल में, इन विच ईयर द इनकम टैक्स और द कैपिटल गेन हैज टू बी चार्ज्ड। इसलिए कहा कि डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। यानी अगर हमको समझ में आ जाए कैपिटल असेट क्या है एक बात, ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है दूसरी बात, तब हमको पता चलेगा कि कैपिटल गेन टैक्स कहां पर लगेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। वेरी वाइड डेफिनेशन हैज बीन गिवन।
हम कैपिटल एसेट का मतलब समझते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, और लिखा भी हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। यानी आपकी बिजनेस की असेट है, अगर वो कैपिटल असेट है उसको बेचेंगे तो भी कैपिटल गेन होगा, आपकी पर्सनल असेट है उसको बेचेंगे तब भी कैपिटल गेन हेड में जाएगी। Now, what is the definition of property? Surprisingly, the definition of property has not been given in the Income Tax Act. और जब कोई डेफिनेशन अगर एक्ट में नहीं दी होती है तो सौरभ जी हम जाते हैं तो जनरल क्लॉज में चले जाते हैं या जनरल एक्ट में चले जाते हैं, या उसके करीबी जो एक्ट होता है, उसके करीबी कौन सा एक्ट हो सकता है? देखिए, इनकम टैक्स के करीबी कौन सा एक्ट हो सकता है? जीएसटी हो सकता है, बेनामी प्रॉपर्टी हो सकता है, पीएमएलए हो सकता है, और बेनामी प्रॉपर्टी ज्यादा करीब है इनकम टैक्स एक्ट के। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? बेनामी, प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। नाउ कैपिटल एसेट मींस अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, एंड द वर्ड यूज इज हेल्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, not owned. Held is much wider term than owned. In some cases, you may not be the owner of the property, even that you have to pay the capital gain tax. And any securities held by FIIs who has invested in the security in accordance with the provision of the SEBI Act. You know, in case of FIIs who are investing in securities and shares in India, we treat them as a capital asset. उसको हम कैपिटल गेन ही ट्रीट करते हैं, बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उनका कहना था कि हमें 40% टैक्स देना होगा। और आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटीज पे 15% है, वैसे 10% है। और जो सरचार्ज का प्रोविजन किया था सरकार ने, तो सरचार्ज अब कर दिया था 50 लाख से ऊपर 10 लाख, उसके 1 करोड़ से ऊपर 15%, उसके ऊपर 25%, 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज किया था। लेकिन इन केस ऑफ कैपिटल गेन the surcharge has been restricted to 15% only. All of you might be knowing this. That is the reason why the FII's investment has been treated as capital gain. Now this is the plain section. Now I come to the definition of property. देखिए, हमें 3 बात सीखनी थी। कैपिटल असेट क्या है, ट्रांसफर क्या है। कैपिटल असेट का मतलब बताया प्रॉपर्टी और शेयर्स ऑफ द FIIs, शेयर्स इन्वेस्टेड बाय द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द FIIs। अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखिए सब, बहुत वाइड डेफिनेशन है, अगेन अ वेरी वाइड डेफिनेशन। प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। यही नहीं रुका, राइट ऑफ इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई राइट भी है उस प्रॉपर्टी में, फॉर एग्जांपल टीनेंसी राइट्स, जो हम पगड़ी जिसे हम कहते थे, you are not the owner of that property, just have a tenancy right there. दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा लैंड बिल्डिंग में होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए कितना है? 2 साल। 2 इयर्स में अगर आप उसको होल्ड करते हैं किसी भी असेट को, दैट इट बिकम्स, इन केस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, इट बिकम्स लॉन्ग टर्म असेट्स, यू नो। बट डू यू नो, इफ यू आर बुक्ड ए फ्लैट, फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लैट बुक कर लिया, आपको पोजेशन नहीं मिला, और आपने पोजेशन से पहले वो असेट को ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, जनरली होता है फ्लैट्स के मामले में। तो डू यू हैव द राइट इन प्रॉपर्टी और द फ्लैट इन योर नेम? आपके नाम से फ्लैट नहीं था वो, आपके पास केवल क्या था, जब तक पोजेशन नहीं मिलेगा आपके पास राइट टू परचेज था। और अगर आप राइट टू परचेज को ट्रांसफर करेंगे तो होल्डिंग पीरियड कितना होगा? 2 साल नहीं होगा सर, 3 साल होगा उसमें अजय जी, 3 साल। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं फ्लैट्स के मामले में। अगर पोजेशन से पहले आपने फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया सर, तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोरल प्रॉपर्टी एंड राइट इन इमोरल प्रॉपर्टी। इफ यू हैव अ टेनेंसी राइट ऑफ ए लैंड बिल्डिंग, आपके पास शॉप है, टेनेंसी राइट है आपके पास में, आप उस राइट को ट्रांसफर कर रहे हैं, द होल्डिंग पीरियड विल नॉट बी 2 इयर्स, इट विल बी 3 इयर्स। अगर आपने 3 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया, इट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यू नो द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आई विल कम टू दैट। But this is the difference between the right in a property and a property. तो बहुत वाइड डेफिनेशन अगेन दे रखी है प्रॉपर्टी की। तो हमने क्या कहा था? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, और प्रॉपर्टी हमने बता दिया। नाउ अब क्या हुआ कि
लोगों को लगा कि ये तो बहुत बात हो गई, तो अब कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना शुरू किया सरकार ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से। सबसे पहले एक्सक्लूड किया स्टॉक इन ट्रेड को। देखिए, प्रॉपर्टी इन एनी काइंड का मतलब तो कोई प्रॉपर्टी सकती है, इवन द स्टॉक इन ट्रेड इज प्रॉपर्टी। तो बिजनेस इनकम में जाना था उसको, तो वो यहां पे कैसे आ जाएगा? तो एक्सक्लूजन दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन एक ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता है, इसमें उतार चढ़ाव सब चीजें हैं, इसमें साइन वेव की तरह चलेगा सर, कभी एक्सक्लूड करेगा कभी इंक्लूड करेगा। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन विच स्टॉक इन ट्रेड विच इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, बिकॉज दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इन प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। 28 में जाके वो टैक्सेबल होगा। सेकेंड, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द टैक्स पेयर और हिज मेंबर और डिपेंडेंट अपॉन हिम। अब कहा कि साहब जो आपकी पर्सनल अफेक्ट्स हैं दैट विल नॉट बी द कैपिटल असेट। अब लोगों ने ज्वेलरी है, लोगों के पास में शेरवानी है, लहंगे हैं जिनमें हीरे जड़े हुए हैं, वो उसको बेचना शुरू कर दिया। तो फिर कहा नहीं 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 नहीं, ये कैपिटल असेट में एक्सक्लूड कर दिया एक बार, लेकिन ज्वेलरी एटसेट्रा दैट विल बी इंक्लूडेड। मैं आता हूं क्या क्या चीज फिर इंक्लूड की उन्होंने। पहले एक्सक्लूड किया कैपिटल की डेफिनेशन से, फिर इंक्लूड कर रहे हैं पर्सनल अफेक्ट्स को। कौन कौन सी? कुछ पर्सनल असेट को अफेक्ट कर लिया। सेकंड, थर्ड इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड। आई विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। हमारे पास दो तरह की एग्रीकल्चर लैंड होती है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अनदर इज स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेसिफाइड बियर बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, एक सरकार स्कीम लेके आई थी जहां कहता है अपना गोल्ड जमा करवा दीजिए और उसको मोनेटाइजेशन हम सर्टिफिकेट दे देंगे। दैट इज हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। Now, what personal effects are again being the capital asset? हमने बताया ना कि पर्सनल अफेक्ट्स को पहले एक्सक्लूड किया। क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया? एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड कर दिया, गोल्ड बियर बॉन्ड्स को कर दिया, मोनेटाइजेशन बॉन्ड को कर दिया और पर्सनल अफेक्ट्स को कर दिया। लेकिन इन पर्सनल अफेक्ट्स को फिर कैपिटल असेट मान लिया है। कौन कौन सी? ज्वेलरी, कॉस्टली स्टोन, ऑर्नामेंट्स, प्लेटिनम और एनी प्रीशियस मेटल। कोई भी आपके पास ज्वेलरी है दैट विल बी अ कैपिटल असेट। लोगों को लगता है मैंने पुराना सोना बेच दिया जो मुझे अपनी सासू से मिला था, अपने फोर फादर से मिला था, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये गलतफहमी दिमाग से आप निकाल दीजिए। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट। लेकिन फिर इसमें एक चीज रह गई सर, घड़ी, वॉच। वॉच इज नॉट अ कैपिटल असेट, कार इज नॉट ए कैपिटल असेट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए। पहले कहा कि जो भी पर्सनल यूज की आइटम्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, उसके बाद इन 6 आइटम्स को दोबारा जोड़ लिया। तो कुछ आइटम ऐसी हैं, फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर बेचते हैं दैट विल नॉट बी अ कैपिटल असेट। आप अपनी कार बेचते हैं, पर कार बेच के किसी को कैपिटल गेन होता नहीं है। और 56(2)(10 पढ़ाऊंगा जब भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई आपका दोस्त 1 करोड़ की कार गिफ्ट कर दे दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एज ए इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(10। कोई आपको घड़ी, वॉच गिफ्ट कर दे दैट विल ऑल्सो नॉट बी अ टैक्सेबल गिफ्ट अंडर सेक्शन 56(2)(10। तो पर्सनल इफेक्ट्स में स्पेशल आइटम को फिर इंक्लूड किया, लेकिन जो बाकी चीज बच गई उसको एक्सक्लूड कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड? देखिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट एरिया है और जिसकी आबादी 10,000 रुपए, जिसकी पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000, देन द लैंड सिचुएटेड विद इन दैट कंटोनमेंट एरिया म्यूनिसिपैलिटी। लेकिन अब 10,000 से कम वाली ऐसी कोई कमेटी नहीं है जिसमें पॉपुलेशन 10,000 से कम हो या कंटोनमेंट एरिया हो। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा है और पॉपुलेशन 2 किलोमीटर के अंदर है और पॉपुलेशन इज लेस देन 1 लाख, तो 2 किलोमीटर तक का एरिया उस म्यूनिसिपैलिटी का, उस कंटोनमेंट एरिया बोर्ड का। लेकिन 2 किलोमीटर का एरिया क्या होगा? कहते हैं ना आई थ्रू, बर्ड्स फ्लो, जिसपे चिड़िया उड़ती है, यानी सीधी एयर डिस्टेंस आपको निकालना है। रास्ता घुमावदार है नहीं है, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी और विलेज और कस्बा इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 lakhs, अप टू 6 किलोमीटर, बियॉन्ड 6 किलोमीटर, सॉरी नॉट 6 किलोमीटर के अंदर नहीं, 6 किलोमीटर के अंदर अगर लैंड है दैट और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, दैट विल बी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, दैट विल नॉट बी अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और ये भी ध्यान रखना है, जब हमको 10 क्लॉज 37 में पढ़ते हैं, जब हमें एग्जम्पशन दी गई है जो कैपिटल गेन से एग्जाम्प्ट है,
तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचेंगे तो कैपिटल असेट ही नहीं है। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कहा था अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और सरकार कंपलसरी एक्वायर करती है, तब वो एग्जेम्प्ट है। लोगों को एक गलतफहमी होती है कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने उसको बेच दिया तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए सर। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड केवल तभी टैक्स एग्जेम्प्ट होगी इफ इट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट और राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, आई विल कम टू दैट एक्ट ऑल्सो। और वो अर्बन उसमें है, अर्बन सीलिंग लिमिट्स 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंदर। अगर उसके बाहर है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी, अंदर है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी, कंपल्सरी एक्वायर होगी, इट विल बी एग्जाम 10 क्लॉज 37, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। और जो सेक्शन 54B जहां पे आप जहां पर आप एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। रूरल का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी कैपिटल असेट। ना कैपिटल असेट की डेफिनेशन के बाद में द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन इज ट्रांसफर। जैसे मैंने कहा था कि 45(1) में दो ही बातें हैं, इट शुड बी अ कैपिटल असेट, हमने पढ़ लिया क्या क्या चीज कैपिटल असेट होती है, क्या क्या एक्सक्लूजन है। सेकेंडली देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर है तो लगेगा कैपिटल गेन, अगर ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स लग नहीं सकता। मैंने अभी जैसे शुरू में भी कहा था कि हमको 3 टेस्ट पास करने हैं, इनकम का टेस्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का टैक्स, और जो चार्जिंग सेक्शन होता है उस हेड का, उसका टेस्ट हम पास करेंगे तभी वो टैक्सेबल होगा। अगर उससे बाहर चला गया टैक्सेबल नहीं होगा। एंड ट्रांसफर की डेफिनेशन अगेन वेरी वाइड डेफिनेशन। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ कोर्स। एक्सचेंज, आपने एक प्रॉपर्टी के बदले, एक प्लॉट के बदले प्लॉट ले दिया, या आपने किसी और चीज के बदले में प्लॉट ले लिया, या कोई आपने कैपिटल असेट को एक्सचेंज कर लिया, दैट इज रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट। आपने कोई राइट को रेलिंक्विश कर दिया, आपका कोई राइट एक्सटिंग्विश हो गया। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। Please understand the definition of transfer. Very wide definition has been given. Sale, exchange, relinquishment, extinguishment. आपकी कोई एसेट खराब हो गई, आपके फैक्ट्री में आग लग गई, या आपका कोई इंश्योरेंस था वो एक्सटिंग्विश हो गई, एसेट खत्म हो गई, या सरकार ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपके पास में कोई कैपिटल असेट थी, आपने इसको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रीट कर लिया। 45(2) जब हम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे इसका क्या मतलब है। तो ये भी ट्रांसफर मान लिया गया, ये भी ट्रांसफर है। अदरवाइज तो आपने पढ़ा होगा कि एक आदमी, 1 पर्सन कैन नॉट अर्न फ्रॉम डीलिंग विथ हिमसेल्फ ओनली। आप खुद से काम करके पैसा नहीं कमा सकते, बट दिस इज द केस वेयर अगेन मे अराइज इवन यू आर नॉट अनदर पर्सन इज इन्वॉल्व। आपने अपने कैपिटल, आप स्टॉक का शेयर्स का काम करते थे, आपके शेयर स्टॉक्स में पड़े हुए थे, आपने उठा के उसको बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने अपने कैपिटल असेट्स शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। आपके घर में ज्वेलरी है, आपने 2 किलो ज्वेलरी आपके घर में थी, आपने एक ज्वेलरी की दुकान खोल ली, आपने अपना कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, एंड दिस इज वेरी डिबेटेबल, ऑलवेज वेरी डिबेटेबल। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ possession given under the part performance of contract under section 53A of Transfer of Property Act. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आपने पार्ट परफॉर्मेंस में पोजेशन दे दिया, जनरली होता क्या है कि आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, और इसलिए 45(5)A जो बाद में आया है इसीलिए आया है। आपने एक बिल्डर को कहा आपके मकान का आपने पोजेशन दे दिया, और उसने, जैसे आजकल शहरों में बहुत हो रहा है कि आपके पास एक लैंड है, उसने कहा मैं 4 फ्लोर बनाऊंगा, आपने कहा आप बना दीजिए, उसने आपने पोजेशन दे दिया, 3 साल बाद वो फ्लोर बन के तैयार हुए, 2 फ्लोर आपको मिलने थे, 2 फ्लोर बिल्डर के पास जाने थे। हमेशा झगड़ा रहता था कि ये ट्रांसफर कब हुआ, एंड दैट वाज द सेक्शन दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। allowing possession of the immovable property to the buyer in part performance of contract। आपने पोजेशन दे दिया। और दूसरा केस कहाँ होता है, जो पावर अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। दिल्ली में तो होता ही पावर अटॉर्नी पे सेल थी प्रॉपर्टी। पावर अटॉर्नी पे सेल किस तरह से होती है, जहां पर सेल डीड नहीं होती है, आप एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, आप एक उसे पावर अटॉर्नी ले लेते हैं, पोजेशन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। टू कवर दोज ट्रांजेक्शन दिस क्लॉज वाज इंडक्टेड।
अनदर इज इफ यू आर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि आप एक, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आप 50 मेंबर है, 50 फ्लैट है, तो आप वहां पे फ्लैट के ओनर कैसे बनते हैं? अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक फ्लैट के ओनर बन जाते हैं। तो अगर आप वो शेयर ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और ये जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा था, यू नो दैट वाज एक्सप्लेनेशन दैट वाज एडेड आफ्टर द वोडाफोन केस, द फेमस वोडाफोन केस के बाद में, जहां पर इंडियन कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए उसकी होल्डिंग कंपनी जो विदेश में थी, उन दोनों ने आपस में शेयर ट्रांसफर कर लिए थे, और इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर ना होते हुए भी कंट्रोलिंग स्टेक चला गया था। This explanation was added, and that was added retrospectively with effect from 1st April 1962 by Finance Act 2012। और इसमें कहा था कि अगर आपने ऐसा कोई ट्रांसफर कर दिया जो दैट राइट फ्लोज फ्रॉम द असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। उसको कवर करने के लिए, ऐसी ट्रांजेक्शंस को, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को कवर करने के लिए, दैट एक्सप्लेनेशन वाज एडेड आफ्टर द वोडाफोन केस। So we have now completed the basic charging section 45(1), which says any profit or gains arising from transfer of capital asset and subject to the provision of section 54 to 54 EA-GB effected in the previous year, then it will be deemed to be the income of that previous year where the transfer took place। जिस साल में ट्रांसफर होगा उस साल की इनकम मान ली जाएगी। दैट इज 45(1). जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स कि 45 एक ऐसा सेक्शन है जो चार्जिंग सेक्शन है, साथ में डीमिंग प्रोविजंस दे रखे हैं। जब मैंने शुरू में एक सवाल पूछा ना कि कैपिटल असेट को, कैपिटल रिसीट्स को कैसे टैक्सेबल करेंगे आप, अभी भी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जहां जहां भी लूप होल्स सरकार को नजर आए वहां पर उन्होंने डीमिंग प्रोविजंस के द्वारा सब सेक्शन जोड़ते चले गए। दिस इज 45(1)(a). होता क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई इंश्योर्ड असेट है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैंने कहा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द असेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, एंड यू रिसीव द मनी से आफ्टर 2 years, द क्लेम सेटल्ड आफ्टर 2 years। अब सवाल हुआ, क्योंकि हमने 45(1) में कहा था that it will be transfer be deemed in the year of transfer, कि जिस साल में ट्रांसफर हो जाएगा उस साल में कैपिटल गेन टैक्सेबल मान लिया जाएगा। अब हुआ क्या, आपका एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, आपका एसेट डैमेज हो गया से इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर हम ट्रांसफर की डेफिनेशन मान लेंगे तो आपको तो अभी क्लेम मिला ही नहीं, आपका सेटलमेंट हुआ नहीं। उसको फिर चेंज किया इन्होंने कहा कि इफ एनी मनी और अदर सेट, if it is received from an insurance or insurance company on account of damage or destruction of any capital asset, then it will not be deemed to be the income in the year of transfer। ट्रांसफर आपको 1920 में हो गया था, आपको क्लेम मिला 2021 में, तो खींच के डेफिनेशन को फिर एक चेंज किया, एक और गूगली सरकार ने चली, and then it will be deemed to be the income of that previous year when you either receive the money from the insurance company or the asset is being replaced। You are getting my point? You are getting my point? कि 45(1)(a) में फर्क क्या है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर को जो हमने सैंक्रोसेंट इतना माना था कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, बट 45(1)(a) says no 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 no, it will be taxable in the year when the money is received or asset, the damaged asset, you replace that damaged asset, उस साल में आपको ये माना जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम कंप्यूटेशन में जाएंगे कि आपको कैसे कंप्यूट करना है कैपिटल गेन टैक्स, देयर इज अ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। 45 इज अ चार्जिंग सेक्शन, 48 इज द कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। अगर आप चार्ज भी हो गए और कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में नहीं आए, मैं बताऊंगा कैसे नहीं आए, तब भी आपको टैक्स नहीं कर सकता सरकार, क्वांटिफाई नहीं कर सकता। इसलिए 2 सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था, 50D को इंट्रोड्यूस किया था सरकार ने, कि जहां पर आपको मान लो असेट्स की वैल्यू का नहीं पता, तो कहा था 50D में कि जहां पर वैल्यू कैन नॉट बी असर्टेन्ड, देन फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर प्राइस और द सेल कंसिडरेशन। मैं आऊंगा जब कैपिटल की बात करूंगा, क्योंकि वहां पर हमको सेल कंसिडरेशन चाहिए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। भाई कितने का मेरा बिका
और क्या मेरी कॉस्ट थी, तभी तो आप कैपिटल गेन निकालेंगे ना। तो इसमें कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी असेट की, दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और ये दो प्रोविजन आए अजय जी, 45(2) और उसके बाद आया 28(6)(a). एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था बालकृष्ण के कुका में, कि अगर मान लीजिए मेरी कैपिटल असेट है और मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें मतलब जैसे मैंने बताया था कि जनरल प्रिंसिपल है, यू कैन नॉट डील विद योर सेल्फ। आप अपनी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में पैसा रख रहे हैं, तो फिर कहां पे मतलब प्रॉफिट कहां से हो गया मेरे को। तो लोग यही काम करते थे। तो उसको रोकने के लिए, इस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए, फाइनेंस एक्ट 84 में डिसीजन, ये उससे पहले डिसीजन आया था ना, दिस सेक्शन वाज इंडक्टेड। क्या कहा कि अगर आप कोई कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप शेयर्स में काम करते हैं, आपने शेयर्स, आप एज ए कैपिटल असेट हेल्ड कर रखा है, आपने शेयर्स का काम शुरू कर दिया, सेल परचेज का, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या होगा। तो उसने कहा जी देखिए बात ऐसी, हम तो उसको ट्रांसफर मान लेंगे, 45(2) में ये ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन अब सवाल उठा कि साहब मैंने अभी बेचा ही नहीं है, पैसे तो मेरे पास आए नहीं, तो मैं टैक्स कहां से भरूंगा। तो कहा कोई बात नहीं। तो सरकार ने कहा कि साहब आप जब बेचेंगे उसको, उस स्टॉक को बेचेंगे, तो आप टैक्स देना हमको। तो मैंने कहा जी मैंने जब बेचूंगा तो मेरा तो बिजनेस प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने तो स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया उसको। उसने कहा कोई बात नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया, मान लीजिए आपने 2018-19 में, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में आपने कन्वर्ट कर लिया और आपने स्टॉक बेचा जाके 22-23 में, तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस पीरियड तक का जो है प्रॉफिट, दैट विल बी कैपिटल गेन, और उसके बाद जो है दैट विल बी बिजनेस प्रॉफिट। अब सवाल ये उठा कि साहब मैं, ये तो आपने कह दिया, लेकिन मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा इसकी। भाई मैंने बेचा तो है नहीं, मैंने तो कन्वर्ट किया है। अगर वैल्यू नहीं होगी तो कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, सेक्शन 48 फेल हो जाएगा। तो का कोई बात नहीं, उसका ही जवाब है फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए और वो आपका मान लिया जाएगा कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का शेयर मान लो परचेज किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1 लाख रुपए थी, ठीक है जी। आपने फाइनेंशियल 1920 में उसको से 28 फरवरी को आपने उसको कन्वर्ट कर लिया आपके स्टॉक इन ट्रेड में, और आपने 20-21 में उसको बेच दिया 10 लाख रुपए में। अब सवाल ये उठा कि आपको जो 9 लाख का प्रॉफिट आया, ये बिजनेस प्रॉफिट है या कैपिटल गेन से इनकम है। तो सरकार ने कहा ठीक है, 28 फरवरी को आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। आपने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली, मान लीजिए 6 लाख रुपए थी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो 6 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख रुपए, दैट इज योर कैपिटल गेन इनकम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड। और जो 4 लाख रुपए है वो आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस प्रॉफिट से इनकम। तो आप दे दीजिए, लेकिन कब देंगे, जब आप स्टॉक को बेचेंगे। अब एक नई प्रॉब्लम पैदा होगी। प्रॉब्लम ये पैदा हुई साहब, देखिए मैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेचता हूं और मैं 54(EC) या 54(F) में पैसा लगा देता हूं तो मुझे छूट मिलती है, तो मेरी छूट का क्या होगा। भाई मेरी छूट का क्या होगा, आप तो कहते हैं ना विद इन ए ईयर और विद इन 6 मंथ, तो मैं तो 2 साल बाद स्टॉक बेचूंगा, तो मेरा तो 54(EC) भी गया, 54(F) भी गया, तो कोई बात नहीं। फिर एक सर्कुलर दिया सरकार ने 791 2/6/2000, वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। कहा कि कोई बात नहीं, आप जब उसको बेचेंगे और उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो हम मान लेंगे 54(EA, EB, EC आया, तो 54(EC) के लिए था, लेकिन नाउ इट हैज बिकम ए रूल कि आप उसके बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे। तो दैट इज द केस वेयर कैपिटल असेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी। अब एक सवाल और पैदा हो गया। वो सवाल ये पैदा हुआ अभिनव जी कि अगर मान लीजिए मैं रिवर्स कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड को मैंने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा। एंड सरप्राइजिंगली देयर वाज नो प्रोविजन फॉर दैट, कोई प्रोविजन ही नहीं था उसके लिए। कैपिटल असेट को आपने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, देयर वाज ए प्रोविजन, लेकिन अगर आपने
उल्टा कर दिया तो प्रोविजन नहीं था। फाइनेंस एक्ट 2018 में ये प्रोविजन भी डाल दिया, लेकिन ये प्रोविजन इतना खतरनाक है, और विशेषकर जहां बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं। ध्यान से सुनना परविंदर, आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दी है, बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल्डर ने कमर्शियल मॉल बनाया, ठीक है जी, उसने 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया बना लिया, उसका स्टॉक इन ट्रेड में। हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, उसकी जो कॉस्ट है जो हमने ली है उसको कॉस्ट ले लेंगे, वर्किंग प्रोसेस में ले लेंगे। अब उसने 2020 में क्या कहा कि साहब मैं एक फ्लोर को लीज पे देना चाहता हूं, एक फ्लोर को मैं लीज पे देना चाहता हूं। मान लीजिए मेरी 5 करोड़ रुपए, 5 फ्लोर की वैल्यू 5 करोड़ मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई इंक्लूडिंग लैंड, तो मेरी एक फ्लोर की 1 करोड़ आई प्रोपोर्शनेटली। अब मैंने कहा कि मेरे को लीज पे आ गया रिलायंस या टाटा या कोई भी, आप मुझे लीज पे दे दीजिए, तो मैंने उसको अपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल एसेट कन्वर्जन का क्या तरीका है, आपने करंट एसेट से उठाया फिक्स एसेट में डाल दिया, यही तो करते हैं आप। सरकार ने 2861 में पता है क्या कहा है, कर लीजिए, लेकिन जिस साल में आप कन्वर्ट करेंगे उस साल में आपको टैक्स देना होगा बिजनेस प्रॉफिट, पहली बात तो उसी साल में, क्योंकि अब आपने तो उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, आपको तो लीज आएगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें, वो बड़ी खतरनाक बात है जी। काजी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जैसे पता ही है फेयर मार्केट निकालने का तरीका, कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सर्कल रेट, और शेयर्स में अलग अलग वैल्यूशन रूल रखे हैं 11 यूए के, जो भी इनकम टैक्स रूल्स दे रखे हैं कि आपको प्राइवेट इक्विटी कैसे, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की कैसे वैल्यूशन करनी है, लिस्टेड की तो जो लिस्टेड प्राइस है, यू हैव टू पे टैक्स एज ए बिजनेस इनकम ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। अब मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो 1 करोड़ रुपए एक फ्लोर की, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ के 10 करोड़ हो गई, मर गया बिल्डर, मर गया बिल्डर। 9 करोड़ रुपए पर उसको बिना कुछ किए, बिना कुछ धरे इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा एज ए बिजनेस प्रॉफिट। है ना खतरनाक प्रोविजन। इसलिए अगर आपके क्लाइंट बिल्डर है या आप किसी बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं सर, तो ध्यान रखिए, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको स्टॉक इन ट्रेड में रखूंगा या मैं इसको कैपिटल एसेट में रखूंगा, अदरवाइज तो आप गए। क्योंकि सर्कल रेट, स्टैंप ड्यूटी रेट बहुत बढ़ जाता है। लैंड परचेज की होती है 15-15, 20-20 साल पुरानी, और जब कंस्ट्रक्शन तैयार होकर आती है तो वो बहुत बढ़ जाता है रेट। प्लीज अंडरस्टैंड 28(6)(a रिवर्स है 45(2) का, लेकिन 45(2) में सरकार ने सहूलियत दी थी कि जब आप बेचेंगे तो आप हमें टैक्स दे देना, लेकिन 28(6)(a में कहा कि नहीं नहीं जी, जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको बिजनेस टैक्स देना, बिजनेस प्रॉफिट में आपकी इनकम मान ली जाएगी, आपको टैक्स देना है फेयर मार्केट वैल्यू पे एट द सर्कल रेट। वेरी डेंजरस प्रोविजन, वेरी ड्रैकोनिक प्रोविजन, और इसमें इतनी डिबेट और इतने डिस्प्यूट्स आएंगे, आई कांट टेल यू सर। देन आई कम टू दी 45(3). एक और सिचुएशन पैदा होगी। सिचुएशन कैसे पैदा हुई, एक केस था सुनील सिद्धार्थ भाई, सीआईटी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अगर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है आप, और आप एक कैपिटल असेट लेके आते हैं, मैं पार्टनर हूं, एक कैपिटल असेट लेके आया अपनी फर्म में, मान लो आप 2 पार्टनर है, मैंने और सौरभ जी ने पार्टनरशिप कर ली। तो सौरभ जी ने कहा कि सुनील जी देखिए, आप पैसे, मैं 1 करोड़ पे लगा रहा हूं, तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है, पर एक है मेरे पास, एक बिल्डिंग है जी, आप इसको फर्म में ले लो, मेरे पास तो नहीं है 1 करोड़ रुपए। तो बोले अच्छा ले लेते हैं जी बिल्डिंग। अब चूंकि आपको एक बात पता होगा, इनकम टैक्स एक्ट में फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, इट इज असेस्ड एज फर्म, बट सरप्राइजिंगली हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज एम्बॉडेड इन दी पार्टनर्स इटसेल्फ। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फर्म सर, आपको पता ही होगा ये बात। तो इस केस में सुनील सिद्धार्थ भाई ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब क्या बात कर रहे हैं, एक फर्म से एक पार्टनर कैपिटल एसेट लेके आया, तो फर्म का तो कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है, इनकम टैक्स कुछ भी कहता रहे, तो कैसे ट्रांसफर हो गया ये। जैसे वही वाला केस, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। तो सरकार ने कहा ठीक है जी, आप इस केस में तो मार गए,
पर कोई बात नहीं, हम भी जिद्दी हैं, कानून चेंज कर दिया, नया प्रोविजन लिया है। देखिए जितने प्रोविजन आते हैं, और डीमिंग प्रोविजन जनरली जो आते हैं, देखिए आपने अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू पढ़ा होगा तो हेडन्स रूल्स होता है, हेडन्स रूल ऑफ मिसचीफ, कि क्या मिसचीफ हो रहा था उसको रोकने के लिए जब भी कोई कानून लाया जाता है, तो डीमिंग प्रोविजंस जनरली दे आर ब्रॉट विद ए पर्पज। लोग कर यही रहे थे कि आप एक फर्म बनाई, आपने उसको ट्रांसफर किया, दूसरा पार्टनर बाहर हो गया, उसके बाद में जब आपने ट्रांसफर किया तब भी कुछ नहीं लगा, जब फर्म रिटायर हुआ तब भी कुछ नहीं लगा, नमस्ते, बात खत्म, आपकी कैपिटल असेट एक से बी में चलेगी, आपने ऊपर से पैसा ले लिया। दैट वाज हैपनिंग टू प्लग दिस 45(3) वाज ब्रॉट इन। 45(3) क्या कहता है? वो ये कहता है कि साहब अगर आप कैपिटल असेट है, आप किसी एओपी में या बीओआई में या फर्म में आप लेके आते हैं पार्टनर बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देन एक छूट तो दी इसमें, उन्होंने कहा कि साहब हम फेयर मार्केट वैल्यू को चार्ज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक ऑफिस है, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है और 2020 में उसका सर्कल रेट 3 करोड़ पे हो गया, आप उठा के फर्म में ले आए उसको, ठीक है, तो एक छूट दे दी कि आप जो भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उसकी वैल्यू, ये चॉइस आपकी है। आप 50 लाख रिकॉर्ड करेंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं। आप 1 करोड़ रिकॉर्ड करेंगे, आप उस पर कैपिटल गेन दे दीजिए। आप 2 करोड़ करना चाहे 2 करोड़ कर लीजिए, यानी आपको चॉइस है। लेकिन अब ये छूट दी तो सरकार ने, पर इसको प्लग करने के लिए 45(4) लिया है फिर साथ में, कि जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 45(3) और 45(4) में ध्यान से समझने वाली बात है। आप एक असेट लाए, जैसे मैं इनके साथ पार्टनर बना, मैंने कहा जी मेरी वैल्यू तो 1 करोड़ रुपए है इसकी, आप 1 करोड़ नगद ला रहे हो, मैं 1 करोड़ रुपए के बदले अपनी ऑफिस दे दिया, उसकी वैल्यू मैंने 20 लाख में लिया था, पर उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ थी। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं 50 लाख रिकॉर्ड करूं, मैं 70 लाख रिकॉर्ड करूं, मैं 1 करोड़ रिकॉर्ड करूं, या 20 लाख रिकॉर्ड करूं। तो मैंने अगर 20 लाख रिकॉर्ड किया तो कोई कैपिटल गेन टैक्स मुझे नहीं लगेगा, अभी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मैं 1 करोड़ करूंगा तो मैं उस पर कैपिटल गेन टैक्स दे दूंगा, ऑफकोर्स दे दूंगा। लेकिन अब सरकार को लगा कि ये तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उस असेट को, डिजोल्व करूंगा, क्योंकि लोग पहले आते थे फिर डिजोल्व करते थे, तो कहा 45(4) में कि भैया अगर आप डिजोल्व करेंगे तो फिर फर्म को टैक्स देना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू पे। ठीक है ना, बात क्लियर होगी ना। मान लीजिए मैंने गया, मैंने 20 लाख रिकॉर्ड कर ली, मुझे टैक्स नहीं लगा, 2 साल बाद हमारी फर्म डिजोल्व हो गई, असेट मिल गई, सौरभ जी ले गए उसको, तो क्या होगा? अगर 2 करोड़ होगा, 20 लाख मैंने रिकॉर्ड की थी, 1 करोड़ 80 लाख पे फर्म टैक्स पे करेगी 45(4) में। फर्म को कह दिया पहले आप टैक्स पे करोगे, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 45(4). तो इन केस ऑफ 45(3) अगेन इट इज ए डीमिंग प्रोविजन सर। डीमिंग प्रोविजन का बड़ा महत्व है, पूरी दुनिया का इनकम टैक्स एक्ट उठा लो, कहीं भी चले जाओ, ये डीमिंग एक ऐसी चीज मिल गई है, ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है सरकारों को कि जो चीज कहीं टैक्सेबल ना हो रही हो, डीमिंग करके लगा दो, डीमिंग करो और लगा दो। डीम डिविडेंड, कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन दे दिया डायरेक्टर्स को, बताओ भाई साहब वो कहां से इनकम है, लेकिन डीम डिविडेंड है जी, 10% ज्यादा आप वोटिंग पावर वाले को दे दिया, डीम डिविडेंड। तो 45(3) इज अगेन ए डीमिंग प्रोविजन, आपको डीम मान लिया जाएगा। हाँ, एक सहूलत दे दी, आप जिस भाव भी रिकॉर्ड करना चाहो आप कर लीजिए, आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है आप टैक्स दे दीजिए, बुक वैल्यू पे कर रहे हैं टैक्स ना दीजिए, लेकिन 45(4). अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें सवाल आया, इसमें सवाल क्या इंटरेस्टिंग आया साहब, मैंने 20 लाख में रिकॉर्ड कर ली, सर्कल रेट था 1 करोड़ रुपए। अब एक सेक्शन है 50C। 50C कहता है कि इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने सर्कल रेट से कम पे ट्रांसफर किया तो फिर जो आपने सर्कल रेट होगा दैट विल बी सेल कंसीडरेशन, यही है ना परमिंदर? तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भैया बात है रुको, ये 45(3) में तो बच गया, लेकिन 50C में तो आ जाओ, 50C में तो मैं 1 करोड़ मानूंगा, तो आप टैक्स दो मुझे 80 लाख रुपए पे। अब क्लैश हो गया दो प्रोविजंस का, 45(3) का और 50C का। एक बड़ा ब्यूटीफुल डिसीजन आया अमर तारा प्राइवेट लिमिटेड का, मुंबई आईटीटी ने दिया है। उसने कहा साहब ये दो डीमिंग प्रोविजंस अगर हैं तो जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो लगेगा। एक डीमिंग प्रोविजंस दैट कैन नॉट ओवरराइड द अनदर डीमिंग प्रोविजन। ये मून्स मिल्स लिमिटेड में भी सरकार ने कहा था, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था। तो अमर तारा में कहा कि नहीं नहीं साहब ये गलत बात है,
45(3 is a specific provision where the partner is bringing capital asset to the firm. 50C नहीं लगेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो 50C में बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हमेशा याद रखना कि 50C इज अगेन अ डीमिंग प्रोविजन, वन डीमिंग प्रोविजन कैन नॉट ओवरराइड अनदर डीमिंग प्रोविजन, और जो स्पेसिफिक प्रोविजन है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। नाउ कम्स द 45(4). 45(4) क्या है सर? आपने असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, जैसे मैंने बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट में फर्म इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर इनकम टैक्स पर्पस। असेसिट्स अ पर्सन, 2 क्लॉज 30 में फर्म में पर्सन है, फर्म एज सच असेस होती है, लेकिन बाकी जगह फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं। फर्म और पार्टनर एक ही बात होती है, इसको तो अनलिमिटेड कहते हैं, इसलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म आई है, एलएलपी क्या है, कि जहां पे आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया, जहां पे आपको बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया। तो 45(4) में कहा कि अगर आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, आपने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लोग ये काम कर रहे थे, उसको प्लग करने के लिए दोनों प्रोविजन आए थे 84 और 87 में। तो जो फर्म को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, और आप फर्म को पहले टैक्स देना होगा, तब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सिंपल सा हो गया। मैंने 20 लाख में रिकॉर्ड की थी अपनी बिल्डिंग, 1 करोड़ रुपए मैंने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, 1 साल बाद मैंने डिसॉल्व हो गई फर्म, असेट दूसरे पार्टनर को चली गई, तो क्या होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, मान लो उस टाइम 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ माइनस 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख फर्म टैक्स दे देगी, हिसाब बराबर हो गया। अब समस्या आ गई जहां पे रिटायरमेंट थी। अगर रिटायरमेंट हो गया तो क्या होगा? अगर रिटायरमेंट के टाइम पार्टनर को फर्म मिली तो क्या होगा? इस बार 2 कंट्रैक्टेड डिसीजन आए हैं, 2 कॉन्ट्रेरी डिसीजन है। पंजी बेंच ऑफ मुंबई हाई कोर्ट इन केस ऑफ एएन नाइक हैज सेड कि साहब ये डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रिटायरमेंट के टाइम आपको असेट मिलती है, दैट आल्सो विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 45(4). लेकिन उसके बाद में डायनेमिक एंटरप्राइजेस कर्नाटका हाई कोर्ट, और उसके बाद में बहुत सारे डिसीजन आ गए हैं, तो बहुत सारे डिसीजन आ गए। उन्होंने कहा है कि साहब 45(4) को, डीमिंग प्रोविजन को स्पेशली, जो कानून में लिखा है ना तो उससे फालतू पढ़ेंगे ना उससे कम पढ़ेंगे। ये इंटरप्रिटेशन स्टैच्यू हम करते हैं तो हम कहते हैं कि उससे फालतू नहीं पढ़ना आपको, आप ये नहीं उसको एक्सटेंड कर दो उसकी मीनिंग को। और 45(4) में क्या लिखा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और अदरवाइज। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, फर्म डिसॉल्व भी होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट भी होनी चाहिए, तभी वो टैक्सेबल होगा। तो ये इशू भी ऑलमोस्ट सेटल्ड है। ऑलमोस्ट ये कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, बट नाउ द इशू इज ऑलमोस्ट सेटल्ड। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द फर्म, देन दिस 45(4) विल नॉट बी एप्लीकेबल। हाँ, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज अनदर इशू। 56(2)(10) भी तो है ना अभी तो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 45(5)(a), और ये सबके पास ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जब ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई थी तो कहा था पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर दी ऑफरिंग ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 तरह के केस होते हैं सर। एक तो आपने पावर अटॉर्नी पे सेल परचेज कर ली प्रॉपर्टी की। पावर अटॉर्नी पे सेल परचेज कैसे करते हैं? हम एक एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, एक उससे विल साइन करवा लेते हैं, एक उससे पैसा ले लेते हैं, पोजेशन दे देते हैं, सेल डीड करवाते नहीं है। और ये ध्यान रखना, पावर अटॉर्नी वाली सेल जो है, आफ्टर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, after 1st November 2016, there is a special provision in the act, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, कि अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड नहीं करवाया और पावर अटॉर्नी पे ट्रांसफर की, दैट विल बी ए बेनामी ट्रांजैक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इनकम टैक्स से बच भी जाओगे तो वहां पे फंस जाओगे। दूसरा, जो पिछले 10 सालों में जो शहरों में बहुत हो रहा था, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए 45(5)(a) आया। क्या होता था? आपके पास में एक पुराना मकान है बॉम्बे में, दिल्ली में, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपके पास एक बिल्डर आता है, वो कहता है जी मैं एक काम करता हूँ, आपके पास प्राइम लोकेशन का है, मैं खरीद तो सकता नहीं, आप एक काम कीजिए, हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं, जेडीए जिसको कहते हैं। तो बिल्डर क्या करता है? उस फ्लैट को बनाएगा,
फ्लैट को बनाने के बाद में उसमें से कहेगा साहब ठीक है जी 3 फ्लोर आपके और 1 फ्लोर मेरा। यही होता है ज्यादातर। 3 1 हो जाता है, अगर 5 है तो 2 3 हो जाता है, या 2 2 हो जाता है। वो तो वैल्यूएशन लग जाती है भाई, बनाने में कितना खर्चा और इसकी प्लॉट की कितनी वैल्यू है, और उस हिसाब से उसको मिल जाता है। उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? उसमें दिक्कत ये आ रही थी, पहली बात तो ट्रांसफर कब हुआ? वो डिपार्टमेंट कहता था कि साहब आपने पोजेशन दे दिया और आपने एडवांस पेमेंट ले ली तो ट्रांसफर हो गया। वो बंदा कहता था भाई साहब मैंने तो, मेरे को तो 2 फ्लोर मिलने हैं, उस 2 फ्लोर या मिलेंगे, 3 में से 2 मेरे को मिलेंगे, एक उसको जाएगा। कब जाएगा? मेरे पास नगद तो आए नहीं। आप मेरे से कह रहे हो कि टैक्स भरो, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इस चीज के लिए। ये इतनी बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। दूसरी समस्या क्या थी कि कंसिडरेशन क्या माने। एक तो डेट ऑफ ट्रांसफर 45(1) में क्या कहा था? कैपिटल असेट ट्रांसफर affected in the previous year will be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. That was the definition. अब ट्रांसफर तो पहले हो गया 247 वाला, प्लॉट मिलेगा 3 साल बाद। उसके बाद में मान लो अगले साल बिल्डर भाग जाए तो क्या करोगे? सो मेनी डिस्प्यूट्स वर देयर, सो मेनी डिस्प्यूट्स वर देयर। वैल्यू क्या लेनी है? ट्रांसफर मैंने 1/3 लैंड की, और उसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूं? मेरे को जो मिला है उसकी क्या वैल्यू निकालूंगा? मेरे को तो फ्लैट के बदले फ्लैट मिल गया, उसका 54 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट है, इस पे बड़े डिबेटेबल इश्यूज, बड़े डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस, बड़े डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन है कोर्ट के। इवन अभी एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया बलबीर सिंह मैनी के केस में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिना कन्वेंस के तो आप ट्रांसफर ही नहीं है, आप कैसे ट्रांसफर मान रहे हो उसको? लेकिन 45(5) इस समस्या को कुछ हद तक सॉल्व करता है। कुछ हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी भी इसमें बहुत सारे डिबेटेबल इशू बच गए हैं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 17 में आया, ये 17 18 पहला फाइनेंशियल ईयर था। डिबेट आएगी। क्या कहता है सेक्शन? दिस इज एप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड द एचयूएफ। पहली बात तो मान लीजिए केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, कंपनी के लिए नहीं है, फर्म के लिए नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे, ट्रांसफर में भी एक कंपनी और एक फर्म, बायर बट बिल्डर कैन बी ए कंपनी ऑल्सो, बट मैं बात कर रहा हूं सेलर की, ट्रांसफर की। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट, कैपिटल असेट होनी चाहिए। अगर कैपिटल असेट नहीं है, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो कैपिटल असेट ही नहीं है, बात खत्म। लैंड बिल्डिंग और बोथ अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यानी आपका एग्रीमेंट स्पेसिफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस पर स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी होगी। जेडीए जो आप बना रहे हो, अगर वो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है, तभी ये सेक्शन लागू होगा। तो जैसे हमने बताया था, वो कहता था साहब पैसा जब आएगा जब तो मैं करूंगा ना, तो कहा कोई बात नहीं, आप जिस साल में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उस साल में हम आपको इनकम मान लेंगे, उस साल में आपकी इनकम टैक्स करेंगे। लेकिन बड़े मजे की बात यह है, इस सेक्शन में ट्रांसफर की डेफिनेशन नहीं छेड़ा गया। मतलब क्या हो गया कि आपने 2016 में एक स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, या 2020 में आपने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कर लिया, हो गया जी, आपने पोजेशन भी दे दिया। 2 clause 47 इस बात को नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने केवल टैक्स की टैक्सिंग लाइबिलिटी को डेफर किया है। आप क्या मान लीजिए कंप्लीशन मिलता है 2024 में उस प्रोजेक्ट का, तो कहा कि 2024 में हम अब मान लेंगे, आप उसको टैक्स दे दें। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अच्छा, अब आया सेल कंसीडरेशन। क्या भाई, कॉस्ट तो मुझे पता है मेरी क्या थी। सेल कंसीडरेशन में कहा कि सर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस असेट की एट द टाइम ऑफ द कंप्लीशन, सारा कंप्लीशन मिला। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, आपके दिल्ली में बसंत कुंज में आपका 500 गज का एक पुराना मकान है, 40 50 साल पुराना है। बिल्डर आपके पास आया, उसने कहा जी मैं इसको बना देता हूँ 2 फ्लोर में, 2 फ्लोर आपके 1 फ्लोर मेरा, ठीक है सर। आपने उसको अच्छा जेडीए कर लिया, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कर लिया, और 2023 में उसका कंप्लीशन मिल गया और आपको 2 फ्लोर मिल गए। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि सर जो 2 फ्लोर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी योर सेल कंसिडरेशन, ठीक है जी। अब मैंने मान लीजिए मेरे उस मकान की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए केवल, पुराना था मेरे पास, और 2 फ्लोर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी 80 करोड़ रुपए।
बसंत कुंज में 40-40 करोड़ रुपए के फ्लैट है वहां पे, मान लो ज्यादा हो गई 20 करोड़ मान लीजिए कि 20 करोड़ हो गई, ठीक है, अब 19 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन अब चूंकि मेरे को 54 का बेनिफिट तो मिलेगा ना भाई, मैंने एक ट्रांसफर किया उसके बदले मैंने री इन्वेस्ट भी तो हो गया मेरा, तो 54 में आपने इसको छूट मिल जाएगी आपको 54 में, और 54 में एफ में, या जो भी, अगर आप लैंड हुई थी ट्रांसफर तो 54 एफ में जाएगा, अदरवाइज उसमें चला जाएगा, और आपको यहाँ पर पूरी टैक्स पे छूट मिल जाएगी। लेकिन इसमें समस्या क्या है, अभी जो डिबेट है वो ये है कि सरकार ने कहा है इस सेक्शन में, द कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल of the income of the previous year in which the certificate of the completion of the whole or the part of the project issued by the competent authority is being issued. लेकिन ट्रांसफर की डेफिनेशन को चेंज नहीं किया, तो ये डिबेट रहेगा कि साहब अगर मेरा ट्रांसफर तो 2019-20 में हो गया था, मैं 2023 में मुझको फ्लैट मिला, लेकिन उसमें तो कंडीशन है ना कि विद इन ईयर आप परचेज कर लो और 2 ईयर परचेज कर लो और 3 साल बना लो, पर 3 साल तो निकल गए, तो फिर वही हमें सेक्शन जो हमने आपको सर्कुलर बताया था 45(2) वाला, उसका फायदा आप ले सकते हैं। उसमें भी कहा था ना कि जिस साल में आप बेचोगे, जिस साल में आप सेल करोगे स्टॉक को, तो हम आपको उसको छूट दे देंगे। तो अभी ये निकल के सामने आ रहा है कि साहब आप उसका 791 की छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए एसएससी ने कंपटीशन से पहले ही बेच दिया, उसके बाद बीच में कोई ग्राहक आ गया, उसने कहा भाई एक फ्लोट तू ले जा, एक फ्लोट तू ले जा, तो क्या होगा? तो जो पुराना सेक्शन था 45(1), आप वहीं पहुंच जाएंगे। फिर आपको वही पुरानी चीजें निकालनी है कि कब ट्रांसफर हुआ। तो इसलिए जब भी आप स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक ही है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के बिना बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर रहे हैं, जेडीए कर रहे हैं सर, तो आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन से बचना है किसी भी तरीके से। 2 क्लॉज 47 में पोजेशन आपको इस हिसाब से देनी होगी या नहीं देनी होगी, या कंट्रोल रखना होगा। अगर आपकी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ गए तो दैट विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इवेंट इन द ईयर ऑफ द ट्रांसफर। तो 45(5)(a) हैज ए वेरी लिमिटेड रोल इन इट। 45(5)(a) का बड़ा लिमिटेड रोल है। अगर आप यहां से गए तो आप हट गए। 45 हमने पढ़ लिया ना, दे सेक्शन 47। अब हमारे देश में मान लो आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आ गई, विल में प्रॉपर्टी आ गई, गिफ्ट में प्रॉपर्टी आ गई, तो ऐसे अगर टैक्स लगने लगा तो कहेंगे साहब ये तो गलत बात है, मेरे को मेरे फादर से मिली तो उस पर टैक्स थोड़ा दूंगा मैं आपको। तो कहा कोई बात नहीं, रुकिए, 47 में कुछ ट्रांजेक्शन बताई दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। जैसे मैंने कहा था 45(1) में जाने के लिए आपको क्या कंडीशन है, कैपिटल असेट होनी चाहिए, नहीं है चार्जेबिलिटी खत्म, ट्रांसफर होना चाहिए, नहीं है टैक्सेबिलिटी खत्म। तो 47 सेक्शन में बता दिया कि दीज ट्रांजेक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। जब वो ट्रांसफर नहीं होगा तो 45(1) भी नहीं लगेगा, ठीक है ना जी। कौन कौन सी है वो? आपको एचयूएफ के पार्टीशन से कोई असेट मिलती है, आपको गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, विल से कोई प्रॉपर्टी आती है, इरिवोकेबल ट्रांसफर से, जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं वहां पे इरिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी है, होल्डिंग टू सब्सिडरी, अमलगेटेड कंपनीज, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। पहले एक और दिक्कत थी, प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर का ट्रांसफर होता था, तो दैट वाज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। नाउ दिस इज नॉट ए ट्रांसफर। नाउ डिबेंचर्स को अगर आपने कन्वर्ट किया है तो भी नहीं होगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 सिचुएशन में बताता हूं आपको। The provision is for the gift, will, irrevocable trust, partition of HUF, आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल गई। आपने सुना होगा हम कन्वर्जन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 47, 13B, 13 और 14 में, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और वाइस वर्सा, वेयर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू LLP। देखिए LLP कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। LLP नहीं कन्वर्ट हो सकती, फर्म हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू LLP, और उसमें जो कंडीशन है आपको पता होगा, 60 लाख की टर्नओवर होनी है, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी एसेट्स नहीं होनी चाहिए, 60 लाख से ज्यादा आपकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, देन यू कैन कन्वर्ट। एंड इन बोथ द केसेस इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, क्योंकि अगर ट्रांसफर मान ले तो कैपिटल का चक्कर पड़ जाता है ना दोबारा से।
और रिवर्स मॉर्टिगेज स्कीम, दो नॉट वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया, विदेशों में बहुत है जहां पे आप रिवर्स मॉर्टिगेज में पैसा ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एज ट्रीटेड एज ट्रांसफर. After understanding we have now understood what is capital gain 45 and what are the deeming provisions, then what the 47 जहां ट्रांसफर नहीं है, उसके अलावा जो ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल गेन. अब सवाल उठा कि कंप्यूटेशन कैसे करनी है कैपिटल गेन टैक्स की, हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्स. तो हमारे यहां पे होल्डिंग पीरियड का कंसेप्ट है, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. ठीक है जी. और ये कहा कि अगर 36 मंथ से कम आपने कोई असेट होल्ड की, दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 36 मंथ से ज्यादा है तो दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शन दे दी. इफ इट इज अ लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और अ बिजनेस ट्रस्ट यूनिट, देन 12 मंथ्स पीरियड कि 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा. In case of a equity share of private limited company, unlisted shares, 24 months में वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. और लैंड बिल्डिंग, पहले लैंड बिल्डिंग 36 महीने में हुआ करती थी, लेकिन अब चेंज कर दिया, उसको भी 24 मंथ्स कर दिया. Now once you have decided whether this asset is a long term or a short term capital asset, then comes the computation 48. कंप्यूटेशन कैसे करना है? ऑफ कोर्स आपको सेल कंसीडरेशन में से कॉस्ट निकाल दीजिए, सिंपल सिंपल फार्मूला. लेकिन लोगों ने कहा कि सर आप ये देखिए कि हमने असेट 1980 में खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आज 2020 आ गया, अब इसका सर्कल रेट 2 करोड़ हो गया, तो जो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट दो, जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स. तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे इंडेक्सेशन नहीं चलेगा, जहां पे इंडेक्सेशन नहीं चलेगा, जहां आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. एंड व्हाट आर दोज केसेस? अगर आपने कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन ने फॉरेन करेंसी में इंडियन कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में, तो आपको पता होगा देयर इज स्पेशल मैकेनिज्म where the rate of tax for the capital gain is 10%, but you will not get the benefit of indexation. उसमें क्या होता है कि जब आप परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी में, जब आप सेल करते हैं आपको सेम करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, एंड यू पे 10% ऑफ द टैक्सेस. अनदर इज फाइनेंस एक्ट 17 में अरुण जेटली जी लेके आए, सॉरी 18 में, फाइनेंस एक्ट 18 आए में ये कहा था अर्लियर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on the listed shares were exempt. 10 clause 38 में exempt था. तो लोग क्या करते थे, लोगों ने पेनी स्टॉक का काम करना शुरू कर दिया. कंपनी को लिस्ट करवाओ, उस शेयर को 2 रुपए के शेयर को 500 पे ले जाओ, और वो सारे पेनी स्टॉक के केस चल रहे हैं मार्केट में आजकल, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जाम था 10 क्लॉज 38 में. उसको प्लग करने के लिए फाइनेंस एक्ट 18 में एक प्रोविजन आ गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स or mutual funds it will be taxable at the rate of 10%. 10% पे हम टैक्स लगा दिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. ये आया था प्रोविजन. उस पर भी आपको क्योंकि रेट 10% है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है. थर्ड केस इज ऑफ कोर्स जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड अब तो आते नहीं है, एंड अनदर इज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड पे. सॉवरन गोल्ड बॉन्ड पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता. तो ये 3 केस में छोड़ दीजिए. बाकी मोड ऑफ कंप्यूटेशन क्या है? सेल कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू. जहां पे सेल कंसीडरेशन डिसाइड नहीं हो सकता वहां फेयर मार्केट वैल्यू 50D में मान लिया जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. एंड इन केस ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. As all of you know, हमने बेस ईयर पहले 1 अप्रैल 1981 था, हमने बेस ईयर चेंज करके 1 अप्रैल 2001 कर दिया. नाउ इफ द असेट हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर 2001 से पहले की असेट है, नाउ व्हाट कैन यू डू? यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट. आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिली
1985 में उन्होंने खरीदी थी, आपने 2020 में बेची, आप 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके ऊपर आप इंडेक्शन कर लीजिए एंड यू पे टैक्स ऑन दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द बेनिफिट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। आई विल टेक द क्वेश्चन बिकॉज द सब्जेक्ट इज लेंथी। मैं लूंगा, अगर नहीं भी लूंगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मेल पे डाल दीजिए, आपको सुबह सारे आंसर मिल जाएंगे सर, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग्स और 25-30 मिनट हमारे पास है। अब एक और सिचुएशन पैदा हो गई कि साहब मुझे प्रॉपर्टी मान लो गिफ्ट पे आई, विल में आई, सक्सेशन से आई, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? मेरे को तो फ्री में आई, गिफ्ट तो 0 में मिला, विल में आई, इनहेरिटेंस में आई, तो व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो कहा कि द कॉस्ट, सेक्शन 49 में कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर। और मान लो प्रीवियस ओनर को भी गिफ्ट में आई हो, आपको आपके फादर से आई, आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर से आई, तो द पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बाय एनी अदर मोड, मतलब गिफ्ट, सक्सेशन, इनहेरिटेंस के अलावा जिसको पहली बार मिली थी, वो कॉस्ट आपकी मान ली जाएगी। और एक बड़ा फेमस डिसीजन था मंजुला बी शाह का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें यह कहा था कि कॉस्ट अगर आप पिछली डेट से मांग रहे हैं तो होल्डिंग भी आपका पिछली डेट से ही माना जाएगा। इस पे बड़ा डिबेट चलती थी कि साहब मेरे को 2000 मान लो 17 में, 2018 में मेरे को गिफ्ट मिला अपने फादर से और मैंने 2019 में भेज दिया। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म नहीं, तो शॉर्ट टर्म है कैपिटल गेन आपका, ठीक है हम कॉस्ट को मान लेंगे। तो ये डिसीजन आ गया कि नहीं साहब, आपकी कॉस्ट भी प्रीवियस ओनर की, आपका होल्डिंग पीरियड भी प्रीवियस ओनर का माना जाएगा। ठीक। सेकेंडली, आपको पता होगा 50C जब हम पढ़ेंगे अभी, तो अगर मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए की सर्कल रेट है और आपने 70 लाख रुपए में उसको बेच दिया, तो सेक्शन क्या कहता है? फॉर सेलर अगर 10% से कम मार्जिन है, यानी 91 लाख से कम आपने बेच दिया, तो जो डिफरेंस होगा, आपने 70 का बेचा, आपके लिए कैपिटल गेन 1 करोड़ पर ही लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू पे। और बड़े मजे की बात है, जो बायर है उसको भी 56(2)(10) में टैक्स देना 30 लाख रुपए। वो कहती है सरकार कि आपने 30 लाख रुपए नंबर 2 में कैश में दे दिया इसको, तो 30 लाख रुपए पे बायर ने भी टैक्स दे दिया। अब बायर कहता है यार मुझे समझ नहीं आई, मैंने 1 करोड़ का माल 70 लाख में लिया, 70 लाख दे दिया, अब जब मान लो उसे बेच बेच दिया उसको 1 करोड़ 5 लाख रुपए में, तो सरकार कहती थी भाई आपने देखिए 30 लाख तो आप टैक्स दे चुके, अब 35 लाख का फिर प्रॉफिट हो गया, आपको फिर टैक्स दो। बोले साहब मैं पहले 30 लाख देके तो आया हूं, अब क्यों मांग रहे हैं मेरे से? उसका कोई बात नहीं, 49 में चेंज कर दिया कि अगर 56(2)(10) में आप डीम्ड इनकम पर टैक्स दे चुके हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा दी जाएगी। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए कर दिया तो आपको 30% मिलेगा, तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, और आपने 1 करोड़ 5 लाख भेजा तो आपको कैपिटल गेन 5 लाख पर ही देना है। सेम इज द केस विद 45(5)। मैंने कहा था आपका 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 20 करोड़ आपके फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, आपने उस पर टैक्स दे दिया, आपने बेचा थोड़ा ना था, आपको 2 फ्लैट मिले, 20 करोड़ की फेयर मार्केट वैल्यू थी। जब आप बेचोगे तो आपने लो 25 करोड़ के बेचे, तो सरकार ये नहीं कह सकती साहब 20 करोड़ का पहले टैक्स दे चुके थे, अब 5 पे और दे दो। नहीं नहीं, आपको 20 करोड़ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी, लॉजिक की बात है, सरकार ने उसको मान लिया। एक और बड़ा सेक्शन है खतरनाक, 115 TD। जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट करेंगे तब मैं करवाऊंगा इसको डिटेल में। उसमें भी कहा है कि अगर 115 TD में आपने टैक्स दे दिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने, तो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिप्लेस कर देंगे। और जो अभी 28(6)(a) की बताई थी कि अगर बिल्डर ने 1 करोड़ रुपए कॉस्ट वाला कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, उसमें बिजनेस प्रॉफिट दे दिया और फिर उसको बेचता है वो तो पहले 9 करोड़ टैक्स दे चुका है, अगर हम कॉस्ट 1 करोड़ ही मानेंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा। उसको भी 49 में कहते हैं कि साहब उसके लिए भी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा के 10 करोड़ कर देंगे। 50C मैंने बताया आपको कि बड़ी सिंपल सी बात थी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ कैपिटल असेट बट नॉट फॉर ऑल द असेट्स, फॉर लैंड बिल्डिंग ओनली। अगर आप राइट बेच रहे हैं, आप फ्लैट, आपको फ्लैट आपके नाम से पोजेशन नहीं मिला है और आप उसको बेच रहे हैं, आपने ट्रांसफर कर दिया विदाउट पोजेशन, तो यू इट इज नॉट ए लैंड एंड बिल्डिंग फॉर यू, इट वाज ओनली अ राइट टू परचेज।
तो आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल माना जाएगा और 50C नहीं लगेगा आपके ऊपर, लग ही नहीं सकता। लगा देते हैं एसएससी का ऑफिसर, नहीं लगेगा। ठीक है जी। और मैंने बताया था कि अगर आपने 10% से कम, मतलब आपका जो सेल प्राइस है, सेल कंसिडरेशन का 10%, फेयर मार्केट वैल्यू का नहीं। मान लो स्टैंप ड्यूटी आपकी 1 करोड़ रुपए है और आपने 90 लाख में बेच दिया, खरीद लिया, तो एक उसका 10%, 90 लाख का 10%, 110%, 1 करोड़ नहीं होता, तो 91 lakhs होना चाहिए। अभी निर्मला सीतारमन ने पीछे दिनों कहा था 20% हम कर रहे हैं इसको, मार्जिन को, मतलब जो सेफ मार्जिन है दैट इज 20%, फ्रॉम 10 to 20%। लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया। नवग्रह साहब ने सवाल पूछा है, नोटिफिकेशन नहीं आया। उसमें एक और पेच है। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैं भी वही था, और मैंने बाद में उसको पॉइंट आउट भी किया था कि सर आप ये क्या कर दिया, आपने तो कवाड़ा कर दिया। आप कह रहे हो प्राइमरी सेल के लिए, तो आप अब मान लो बिल्डर ने आपको फ्लैट ट्रांसफर करा, उसका क्या होगा? और उसमें कंडीशन 2 लगाई है कि प्राइमरी सेल होनी चाहिए। बिल्डर जो 43C हम पढ़ेंगे जब, कि अगर बिल्डर भी यही काम करता है तो उसको भी टैक्स देना होता है, उसको भी सेफ हार्बर मार्जिन 10% का ही है। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो नोटिंग आई थी उसमें था कि फॉर प्राइमरी सेल फ्रॉम द बिल्डर्स। तो ये अभी मुझे लगता है इसमें अभी डिबेट है और नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। और दूसरी कंडीशन सरकार ने लगाई है कि 2 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी है तो 20% का मार्जिन होगा। बट प्लीज होल्ड ऑन, नो नोटिफिकेशन हैज बीन रिसीव्ड। वंस आई विल गेट द नोटिफिकेशन, आई विल सेंड यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट नोटिफिकेशन। ओके। तो सर्कल रेट विल बी ट्रीटेड एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब सवाल ये उठा कि मैंने कहा कि सर देखिए आप कमाल कर रहे हैं, मेरा तो है ही 70 लाख का, आप जबरदस्ती मेरे को कह रहे हो 1 करोड़ रुपए। तो बोला कोई बात नहीं, आप कहते हो 70 लाख रुपए का है, तो एक्ट में क्या कहा, बड़े मजे की बात है ये भी, कि आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के सामने आप कह सकते हो साहब आप वैल्यूएशन करवा लीजिए, आप वैल्यूएशन करवा लीजिए जो अप्रूव्ड वैल्यू है आपके। ठीक है सर, आप अप्रूव वैल्यू से वैल्यूएशन करवा लीजिए। मैं तो 70 लाख का लिया और 70 लाख का ही है मेरा, तो नहीं है 1 करोड़ रुपए का, मैं 30 लाख का टैक्स नहीं देता, रेट कम हो गए हैं। यू कैन अप्लाई to the assessing officer for getting the valuation done from the approved valuer, and assessing officer is duty bound। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, आपने लिखा असेसिंग ऑफिसर ने बात ही नहीं मानी, सॉरी, इट इज रिटन इन द सेक्शन 50C सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू रेफर द केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। हाँ, और एक बड़े मजे की बात है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से ज्यादा कर दी, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब 1.25 करोड़ कर दी, तो 1 करोड़ ही मानी जाएगी वैल्यूएशन। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द सर्कुलेट। हाँ, कम कर दी तो आप कम का फायदा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर अंडर गिफ्ट है, मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, ठीक है जी, तो गिफ्ट जो है वो दैट इज नॉट ए ट्रांसफर। जब गिफ्ट ट्रांसफर नहीं है तो 50C नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, गिफ्ट में प्रॉपर्टी अगर रिलेटिव को देते हैं तो उसके हाथ में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपने रिलेटिव को इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में भेज दिया, मान लीजिए आपका रिलेटिव है, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 50 लाख में दे दी उसको, तो क्या होगा, आपके ऊपर 50C लग जाएगा, क्योंकि 50C में इनएडिक्वेट कंसीडरेशन की बात नहीं की है। रिलेटिव को तो नहीं लगेगा 56 to 10, वो तो बच जाएगा, लेकिन सेलर को लग जाएगा। अगर आपने अपने रिलेटिव से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में कर रहे हैं, तो गिफ्ट में तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में देने का टैक्स का इफेक्ट आ जाता है। एग्रीमेंट टू सेल, अगर हाँ, अब मान लीजिए आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया मार्च 2020 में, और उसकी सेल अफेक्ट होती है जाके से दिसंबर 2020 में, और मैंने एग्रीमेंट कर लिया था और सर्कुलेट बढ़ गया उस टाइम में, मैंने कहा साहब मैंने तो एग्रीमेंट मार्च में किया था, तो मैं इसका क्यों भुगतान करूंगा? तो एक प्रोविजन दिया कि अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है और वो एग्रीमेंट टू सेल की पेमेंट, पार्ट पेमेंट थ्रू चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड से आई है, तो आप उस पुराने सर्कुलेट का फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए जब आपने एग्रीमेंट किया था सर्कुलेट था 70 लाख रुपए, बाद में हो गया 1.25 करोड़ रुपए, तो आप 70 लाख पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब सवाल दूसरा उठा कि मान लो सर्कल रेट घट के 50 लाख हो गया, तो क्या होगा? कम भी तो है ना सर्कल रेट।
तो क्या मुझे 70 लाख में कमाना होगा? आप 50 लाख भी कमा सकते हैं, आपको एक बेनिफिट दे दिया। अगर बढ़ गया, लेकिन आपका एग्रीमेंट जो है उसमें रजिस्ट्रेशन का तो मैंडेटरी नहीं है, पर चेक से पेमेंट होनी चाहिए। थ्रू चेक पेमेंट अगर है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तभी दैट एग्रीमेंट विल बी। अनदर इज 50 CA। जो प्रोविजंस आपको 50C में है फॉर द लैंड बिल्डिंग, एंड इन 50CA दैट इज फॉर द शेयर्स इन द क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर शेयर बेचा, तो आपको जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसी पे कैपिटल गेन टैक्स देना है, और बायर को 56(2)(10) में फिर टैक्स लग जाएगा। लोग कर क्या रहे थे, 10 रुपए का शेयर लिया, उसकी बुक वैल्यू मान लो, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 11 UA रूल के हिसाब से 50 रुपए है, उसको उठा के 20 रुपए में ट्रांसफर कर दिया करते थे। टू प्लग दैट प्रोविजंस, टू प्लग दैट थिंग, दो प्रोविजन लाए थे, 56(2)(7)(b) और 50CA। 50CA में उसको प्लग कर दिया। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें 10% का फॉर्मूला भी नहीं चलता है। फेयर मार्केट वैल्यू आपको 11UA से निकालनी है, और 11U में एक और बड़ा चेंज आ गया है। चेंज क्या आ गया है? 11UA जो पहले हम निकालते थे, हम शेयर्स की बुक वैल्यू निकाला करते थे, असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन 50CA के लिए और 56(2)(10) के लिए द फार्मूला हैज बीन चेंज नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसके शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, हम रोज करते हैं, सारे चार्ट अकाउंटेंट डेली करते हैं, और क्या करते हैं, बुक वैल्यू निकाल के और ट्रांसफर करते हैं। सॉरी, आपको 4 चीजें निकालनी है उसमें से पहले, उस बैलेंस शीट जितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर। नंबर 1, इमोल प्रॉपर्टी को निकाल दीजिए। नंबर 2, शेयर्स एंड सिक्योरिटी को निकाल दीजिए। ज्वेलरी को निकाल दीजिए, और आर्कोलॉजिकल अगर पेंटिंग है उसको निकाल दीजिए। मेनली तो लैंड बिल्डिंग होती है, उसको निकाल के उनकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, वैल्यूएशन करवाइए, उसको एड बैक कीजिए, और एड बैक करने के बाद में उसको आप कर सकते हैं ट्रांसफर। मैं इसको लाइव एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए लोग करते क्या थे, 50CA क्यों आया है, लोग करते क्या थे, मान लीजिए आपके पास में एक लैंड होल्डिंग कंपनी है जिसमें 10 लाख रुपए की लैंड है खाली, ठीक है जी, और उसकी वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ होगी। लोग क्या करते थे, कंपनी ट्रांसफर कर दिया करते थे, सौरभ जी, कि 10 लाख रुपए की शेयर है, वैल्यू है, आप 10 लाख के सारे शेयर परचेज कर लो। कंपनी ट्रांसफर हो गई, तो आपने स्टैंप ड्यूटी बचा ली और कैपिटल गेन बचा ली। तो अब मान लीजिए उसकी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है 10 रुपए नहीं आएगी, 11U में 100 रुपए आएगी। और अगर आपने 100 रुपए से कम में ट्रांसफर कर दिए, तो 50CA में टैक्स ट्रांसफर को, और 56(2)(10) में ट्रांसफरी को टैक्स लगेगा। हम रोज प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, प्लीज अंडरस्टैंड। और अभी ITR 6 में कॉलम आ गया, आपको पता होगा, यू हैव टू रिपोर्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ए प्राइवेट कंपनी, किसने किसको ट्रांसफर किए हैं, किस वैल्यू पे ट्रांसफर किए हैं। whenever you are transferring the shares, get a valuation under rule 11UA first. Now I will come to deduction under section 54, 54F, 54EC, and 54B. 54 section is for individual and HUF. And if you are transferring a property being a residential house, आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा, उसके बदले आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लीजिए। पहले शब्द था सेल ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस, और उसके बदले था इन्वेस्टमेंट इन अ रेजिडेंशियल हाउस। तो ए का मतलब में बड़े डिसीजन आए थे कि आपने एक फ्लैट के बदले 2 खरीद लिए, या ऊपर नीचे खरीद लिए। अब सरकार ने उसको 1 कर दिया था, फाइनेंस एक्ट 2017 में, कि आप एक के बदले आप 1 खरीद लीजिए। अभी एक ITT मुंबई का डिसीजन आया, उसमें कहा कि 2 के बदले आपने 1 खरीद लिया तब भी चलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2019 में इसको फिर चेंज किया था, कि आप 1 के बदले 2 खरीद लीजिए, लेकिन जहां पे कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, उसी के लिए बेनिफिट दिया था, ठीक है जी। या तो आप
बिफोर 1 ईयर एक खरीद लीजिए मकान, मतलब द हाउस कैन बी परचेज बिफोर 1 ईयर or within 2 years of the transfer, or you can construct within 3 years. Everybody knows that, I think, provision. If you could not purchase, then you can deposit the money in the capital gain account scheme before the due date of filing the return of income. आप 31 जुलाई जो आपकी ड्यू डेट होती है उससे पहले आप जमा करवा दीजिए फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, और जब आप उसको परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन यू विल गेट ए, हाँ, एओ से प्रायर परमिशन चाहिए होती है सर कैपिटल गेन अकाउंट विड्रॉ करने के लिए, यू हैव टू गिव द कैलकुलेशन टू असेसिंग ऑफिसर, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आप उस मकान को 3 साल के अंदर नहीं बेचेंगे। अगर आप 3 साल में बेचेंगे तो क्या होगा, आपने जो बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट आपका खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन अब एक अच्छी बात हो गई है, पहले 3 साल का जो पीरियड दिया था वो इसलिए दिया था कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया, क्योंकि लैंड बिल्डिंग तो 2 साल में ही हो जाती है लॉन्ग टर्म, अगेन इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, but your cost of acquisition will be reduced by the benefit you have taken under the capital gain account scheme. 54 EC, you know, आपने कोई भी कैपिटल असेट बेची, पहले था कोई भी कैपिटल असेट आप बेच के आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगा दीजिए, विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको लगाने होते थे पैसे, लेकिन लास्ट ईयर ये चेंज कर दिया, अब लैंड बिल्डिंग के लिए सर अब कोई भी असेट बेच के आप 54 EC के बॉन्ड नहीं लगा सकते। पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास 2 सेक्शन हुआ करते थे, अगर आपने लैंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट बेची है तो आप आइदर यू कैन इन्वेस्ट इनटू 54 EC और 54 F, but now the change has been there in the section 54 EC. Now it is applicable for the long term capital asset which is a land or a building or both, otherwise it is not applicable to other capital long term capital asset के लिए। अब आपको एक ही सेक्शन बच गया, that is 54 F. And you know 54B is for the agriculture land, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने बेची, उसके बदले आपने एग्रीकल्चर लैंड ले ली, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर वो एग्रीकल्चर एक्ट वो होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड यू शुड ओन दैट प्रॉपर्टी। 54B में इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म असेट और a long term capital asset. 54 EC I have explained. Now the bonds can be purchased up to 50 lakhs rupees within 6 months of the transfer. पहले लोग क्या करते थे कि मान लीजिए आपने फरवरी में बेची, ठीक है, अब मार्च में ईयर एंड हो गया, तो आपको टाइम है 6 महीने, ठीक है ना, या बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग, जो भी आप कर सकते हैं। तो उसमें कहा है कि आप 25-25 लाख कर लीजिए, पर विद इन 6 मंथ आप 50 लाख के ले सकते हैं। 54F and 54F और 54 में एक फर्क है, इन 54 you have to invest the capital gain only, but in 54F it is a net consideration and you get the proportionate deduction. And secondly, in case of 54F you should not own more than one house on the date of the transfer. अगर डेट ऑफ द ट्रांसफर पे आपके पास एक से ज्यादा मकान है तो फिर आप 54F का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, आपको ध्यान रखने वाली बात है। मतलब एक मकान आपके पास है, आप एक और खरीद सकते हैं, कोई भी आपने मान लो इक्विटी शेयर बेचे, उसके बदले आपने रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर आपके पास 2 मकान है पहले, तो फिर आपको ये 54F नहीं मिलेगा। दैट इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू हैव वन हाउस। एक और इंपॉर्टेंट है राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा आपको, ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। फ्रेंड्स, यू नो देयर इज अ सेक्शन 10 क्लॉज 37, उसमें कहा है कि अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है एंड यू गेट द अमाउंट फ्रॉम द फॉर अंडर द कंपल्सरी एक्विजिशन, देन दैट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन हमें पता होगा जो इंटरेस्ट हमको मिलता है, दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56, ठीक है ना, 56 में आपको वो टैक्सेबल होता है। और 50% की छूट सरकार ने 57 में दे रखी है कि आपको एक्विजिशन पे, क्योंकि आपको 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का आपको ब्याज एक साथ मिलता है, तो उसमें कहा था कि आप 50%, मान लीजिए आपको 2 करोड़ रुपए का कंपल्सरी एक्विजिशन मिला, 1.5 करोड़ रुपए का एक्विजिशन का, इफ इट इज एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो आपको 1.5 करोड़ तो छूट हो जाएगा, और 50 लाख का जो आपको ब्याज मिला उसमें 50% का आपको छूट मिल जाती थी। बट
there is an act called Right to Fair Compensation Act 2013. 2013 का एक एक्ट है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी। उसमें यह कहा है सेक्शन 96 में कि अगर आपको राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में कोई भी पैसा मिलता है, कोई भी कंसीडरेशन मिलता है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। देखो कितने मजे की बात है। आपके हाईवे के जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें आपकी कमर्शियल हो, आपकी रेजिडेंशियल हो, आपका हाउस हो, आपका स्कूल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपकी फैक्ट्री हो, और हाईवे में जा रही है फैक्ट्रियां, मेट्रो में जा रही हैं, अगर राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में 4 शेड्यूल दे रहे हैं, उसमें अगर आपको कंपनसेशन मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि सरकार ने 10 क्लॉज 37 में आज तक चेंज नहीं किया, एक्ट में चेंज नहीं किया, 7 साल हो गया। एक सर्कुलर दे दिया बस, सर्कुलर नंबर 36/2016 कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात है जी, 25 अक्टूबर 2016 का है कि अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है, नॉट ओनली ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, इट मे बी अ कमर्शियल लैंड, इट मे बी एग्रीकल्चर लैंड, इट मे बी अ फैक्ट्री, और इट मे बी अ होटल, हॉस्पिटल, एनीथिंग। और ज्यादातर जो आजकल कंपनसेशन आ रहा है वो राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में ही आ रहा है, देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल। कभी भी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, उस कंपनसेशन पे, उस अवार्ड पे कोई टैक्स नहीं होगा। एक 194 LA सेक्शन है, हम कल पढ़ेंगे टीडीएस के प्रोविजंस में, जिसमें कहा था कि अगर आपको कंपल्सरी एक्विजिशन मिलता है देन द टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड। 1037 में तो चेंज नहीं किया सरकार ने, लेकिन 194 LA में चेंज कर दिया है। उसमें कहा है कि आपको राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में कंपल्सरी एक्विजिशन में पैसा मिल रहा है अंडर राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, देन द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर is not going to deduct the tax on that amount. So this is section 50, the right to fair compensation act. I think I have covered almost, because it's a very lengthy topic, तो मैंने एक और मैं बताता हूँ, 112A को लेके बड़े डिबेट्स, बड़ा इशू आता है। अब जब ये 112A आया था, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल किया था 10% पे, तो बात ये आई थी फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, सबको पता होगा, है ना। तो ये कहा था कि साहब आपको 2 ऑप्शन दी थी। क्या ऑप्शन थी? या तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, या जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 31 जनवरी 2018, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आता है, या सेल कंसिडरेशन। ये 3 थी। 3 में से फिर कहा था कि जो फेयर मार्केट वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन है उसमें जो भी कम होगा, ठीक है, उसको चुन लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक इक्विटी शेयर है, आपने 500 रुपए का खरीदा उस शेयर को 2017 में, ठीक है जी, और 2018 को जब 31 जनवरी को उसकी वैल्यू थी 400 रुपए, और जब आपने बेचा जून में वो रह गया 300 रुपए में, ठीक है। तो अब मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो क्या होगा? तो मैंने 400 और 300, जो मेरा लिस्टेड प्राइस था और जो मैं सेल कर, उसमें से जो भी लोअर है, 300 रुपए लोअर है तो 300, और 300 और 500 में जो हायर है उसको चुनना है हमको। मतलब सेल कंसीडरेशन और लिस्टेड प्राइस है जो 31 जनवरी, उसमें से जो भी कम होगा वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, और वो प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें जो भी ज्यादा हो वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। और लॉजिक की बात भी है, अगर मान लो मैं इसको 300 मान लेता, मेरा तो 500 रुपए था, तो मुझे 200 रुपए का लॉस तो मुझे नहीं मिला ना, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ ना मेरा। तो अगर मुझे लॉस हुआ तो मुझे लॉस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई थिंक दिस इज नाउ इट्स 7:59, वी विल टेक सम क्वेश्चंस। हाँ, आई विल सर, आई विल टेक द क्वेरी सर। ठीक है सौरभ जी, कोई कोई पहले दिए मुझे कोई बताएगा कि कोई सेक्शन, Yes, अगर sir. आपको कोई सेक्शन रह गया है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। जब मैं ये स्टॉप शेयर, क्वेरीज ले लेते हैं सर अब। क्वेरी दे देते हैं। कहाँ है क्वेरीज?
कोई जिसकी भी कोई क्वेरी हो वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले एंड नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। सर हाँ हाँ जी बताइए प्लीज। सर ये जो 54 में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो असेसी है वो अपने नाम से ही कर सकता है या स्पाउस या बच्चों के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें ना बहुत सारे डिसीजंस आए हुए हैं, ठीक है। जी। उसमें स्पाउस को तो अलाउ किया है, ओके। बाकी ब्रदर्स को, फादर को, मदर को, इनको अलाउ नहीं किया। ओके। प्रैक्टिकली स्पाउस अलाउड है क्योंकि उसके हम्म। बिना पति नहीं है, बाकी अलाउड नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है। वैसे अगर हम सेक्शन की प्लेन रीडिंग करते हैं तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि साहब आप असेसी, उसमें कहा कि यू हैव अप्लाइड और यू हैव एक्वायर्ड असेट, लेकिन वो जो डिसीजंस हैं वो इस तरह के हैं कि यहाँ पे स्पाउस को अलाउ किया है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक प्रश्न पूछूं? मैं सर पहले जो राइटिंग में आए पहले इनको ले लेता हूँ सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ऋषभ जी, आपका सवाल ईसॉप को लेके है। मैं ना इसको स्टार्टअप टैक्स के साथ जवाब दूंगा क्योंकि ये ईसॉप को लेके ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और अदरवाइज यू प्लीज गिव मी ऑन माय व्हाट्सएप ऋषभ जैन जी, तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना सर। हाँ, क्योंकि मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा 192C, 1726, 79 सेक्शन सारे ईसॉप को लेके ना। मैं जब स्टार्टअप टैक्सेशन करूंगा, या तो कल हमें टाइम मिल गया तो हम कल कर लेंगे। वैसे कल हमने टीडीएस, टीसीएस प्लस स्टार्टअप रखा है, पर मुझे लगता नहीं हम स्टार्टअप कर पाएंगे कल। बट आई विल ऑन द लास्ट डे आई विल एक्सप्लेन द स्टार्टअप टैक्सेशन, तब मैं लूंगा इस क्वेरी। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये थोड़ा सा लंबी है, अदरवाइज यू कैन टेलीफोन मी टुमारो और आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है ना सर। थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जो पमिता मैम ने अभी पूछा था सेक्शन 54 के लिए, सर सेम क्वेश्चन मैं सर सेक्शन 54F के लिए पूछना चाह रहा हूँ, तो सेम आंसर होगा सर आपका इसके लिए? किसके लिए जी? इन्वेस्टमेंट के लिए सर? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिसीजन जो है ना, बताया ना, वो इसी लाइन पे आए हैं। बहुत सारे डिसीजंस हैं डिफरेंट आईटीटीज के, उसमें स्पाउस के लिए ही कहा है। ओके, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन सर, कैपिटल गेन अकाउंट प्रायर परमिशन ऑफ एज रिक्वायर्ड फॉर ऑल विथड्रॉल्स। यस सर, बिल्कुल चाहिए। और अगर 3 साल में आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, सेक्शन 54(2) में ये दिया हुआ है कि दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द पीरियड ऑफ 3 ईयर एक्सपायर्ड, है ना। जब 3 साल खत्म हो जाएंगे, अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप उसको। यस सर। सर इसमें इस अकाउंट को ओपन और ऑपरेट करने में से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं? ये वो वगैरह परमिशन इजीली और वो नहीं आती। वैसे देखो, मैं सच्ची बात हूँ, मेरा काम कभी किया नहीं है तो मेरे बच्चे ही करते रहते हैं, तो मेरे को पता नहीं है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम। मुझे लगता नहीं कि आती होगी। लॉ में कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ही इज ड्यूटी बाउंड, यू हैव टू गिव हिम, और एक एग्रीमेंट दे दो, तो मतलब ऐसा कुछ दुखी करने वाली बात है नहीं, मुझे लगता नहीं। ओके, थैंक यू सर। रंजन जी का बड़ा अच्छा सवाल है सर। कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ एनआरआई, एग्जम्पशन टू एनआरआई, हाउ टीडीएस कुड बी अवॉइडेड। सर देखिए, टीडीएस तो अवॉइड नहीं हो सकता, बल्कि आप एक काम कर सकते हैं सर। 195 में 195(2) में कहा हुआ है कि आप लोअर डिडक्शन ले जा सकते हैं। जनरली क्या होता है 195 में सर, कि आपका जितना भी सेल कंसिडरेशन होता है ना, वो लपेटे में आ जाता है और उस पर पूरे में टैक्स टीडीएस काटना होता है। मान लीजिए आप अगर रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है 50 लाख से ऊपर 1% टीडीएस है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो उसमें तो कहा है कि एनी सम चार्जेबल टू टैक्स। मान लो 2 करोड़ रुपए का मकान है, तो अब उसको तो आपको 20% प्लस उस पर 10% सरचार्ज भी, प्लस उस पर सेस भी आपको काटना पड़ेगा, 22.88% हो जाएगा। बट यू कैन अप्लाई इन फॉर्म 13 में आप अप्लाई कर सकते हैं रंजन जी। और उसके बाद में आप, और इसमें एक फैसिलिटी और है फॉर्म 30 अंडर सेक्शन 197, उसमें कहा है कि चाहे तो सेलर अप्लाई कर दे, जो सेलर विदेश बैठा है वो नहीं कर सकता, बायर अप्लाई कर दे या उसका पावर टर्नी होल्डर अप्लाई कर दे, एंड यू गिव द कैलकुलेशन टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, दे विल इशू अ लोअर डिडक्शन और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन ऐसे डिसीजन भी आए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसको क्वांटिफाई करके ना, मतलब काट सकता है, बचा सकता है, पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा। वी शुड फॉलो द एक्ट, नॉट द डिसीजन। डिसीजन तो इसलिए होते हैं कि आप फंस जाओ तो उसका बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन आप ना काटो, दैट इज नॉट पॉसिबल। HRA not claimed whether 80GG can be claimed in IT.
सर देखिए 80GG अगर आपने रेंट पे किया है एक्चुअल में तो आपको 80G डबल पर उसमें तो डिडक्शन ही 5,000 रुपए है, उसमें है क्या? तो उसमें क्या है बिग डील? सर ईसॉप पे ऋषभ जी मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा सर, प्लीज, है ना ऋषभ जैन जी? मैं करूंगा सर इस पे। सर मैं गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल और नॉट? सर अगर गिफ्ट आपके रिलेटिव से आ रहा है सर, देखिए हमने सेक्शन 5 पढ़ाया था, जोर जोर से पढ़ाया था मैंने सर, जोर जोर से पढ़ाया था, आप भूल जाते हैं। मैं कहता हूं आप मेरी क्लास में आओ तो सेक्शन 4, सेक्शन 5, 2 क्लॉज 24 पढ़ के आया करो सर, ठीक है ना? देखिए सर अगर कोई भी इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया बाय ए रेजिडेंट सर, दैट इज टैक्सेबल। लेकिन 56(2)(10) में कहा है कि आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी गिफ्ट आता है आपको, ब्लड रिलेशन की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, मामा, चाचा, फूफा, बुआ, मौसी, मौसा, जीजा, साला, सलत सब है उसमें, तो उनसे आप नहीं है सर। सर रंजन बंसल जी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन उसमें उसमें ये कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम विल ऑलवेज बी अ बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है ना? सेक्शन 43 में कहा है कि आपको बिजनेस प्रॉफिट ही ट्रीट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन को। और जो आपका सेटलमेंट है ना सर, उसको टर्नओवर मान लेते हैं। मान लो आपका 20 लाख प्लस है और 15 लाख माइनस है, तो आपकी टर्नओवर नेट नहीं मानी जाएगी सर, 5 लाख नहीं मानी जाएगी सर, आपकी टर्नओवर 20 प्लस और 15 माइनस 35 लाख मानी जाएगी सर। सर सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड विल बी ट्रीटेड, नहीं सर, रंजन जी, आपने अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचा सर, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है बाबा, वो 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम है भाई। अगर आपने एग्रीकल्चर, ये सवाल ये है रंजन बंसल जी का कि अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचा तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी? अरे भैया अगर उसको एग्रीकल्चर इनकम मान लोगे तो आपको स्लैब पे टैक्स लग जाएगा भाई। मैंने बताया कि सेक्शन 5 में क्या लिखा है, 2 क्लॉज 45 में कहा है टोटल इनकम मतलब कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और सेक्शन 10 में तो एग्जेम्प्ट है, तो दैट इज नॉट ए और ये तो इनकम ही नहीं है बाबा, ये तो इनकम ही नहीं है। इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम, सर देखिए सेल ऑफ प्रॉपर्टी में कैश में नहीं कर सकते हो, 269(s) लग जाएगा, 269(s). अगर आपने एडवांस भी ले लिया, मैंने पहले साल पहले दिन बताया था सर। रंजन जी आप तो, मैं आपसे पार्टी ले लूंगा सर, आप इतने सवाल पूछते हो मेरे से। सर आफ्टर द कंप्लीट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, और नहीं सर, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है एकांशी सिनरे। देखिए सर क्या होता है, जो आपका कंप्लीशन का, ये इनका सवाल है 45(5)(a) को लेके कि अगर आपका कंप्लीशन होगा तो क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है सर? देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उसको स्टैम्प ड्यूटी लेनी होती है, और जो ये मैंने बताया ना स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जो रजिस्टर करवाते हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी बड़ी कम कर रखी है सरकारों ने, 1-आधा% है, कहीं 54 है, 58 है, ऐसे मतलब ज्यादा नहीं है। जनरल स्टैम्प ड्यूटी रेट 5%, 7% है। जैसे हरियाणा में का केस में जानता हूँ, महिलाओं के लिए फॉर लेडीज इट इज 5%, फॉर जेंट्स इट इज 7%, एंड फॉर द जॉइंट ओनरशिप इट इज 6%। Charges deducted by bank on transferring sale consideration in Indian bank can be included in the cost of transfer. नहीं सर, मतलब what kind of charges? ऋषभ भाई आप मुझे फोन कर लेना, ऋषभ भाई, ऋषभ जी आप मुझे फोन कर लेना प्लीज। ओके सर। हाँ मैं मेरा नंबर मैं आप नंबर बता रहा हूँ सर, 9811015509। एनीबडी कैन कॉल मी। ठीक है ओके। हाँ सर एक बार थोड़ा व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना, टाइम भी बता दीजिए क्योंकि आप टीवी पे भी रहते हैं, तो कौन से समय कॉल करें वो भी प्लीज बता दीजिए। इसीलिए मैंने कहा सर, इसीलिए कहा कि आप प्लीज मेरे को पहले व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना। आई विल रिकॉल सर, आई कॉल एवरीबॉडी, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं कर लूंगा सर। So sir, thank you. I think a lot of questions have come. More questions I think participants can post in the WhatsApp group, and sir will answer them as in soon he gets the time. Right? आप सर को कॉल भी, एनी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए,
कोई भी क्वेश्चन है आपके, कोई भी आपको लगता है तो यू प्लीज, यू आर मोस्ट ऑलवेज. Sir, now I must thank you for such a wonderful session, such informative session. A lot of beautiful comments are coming, and I must compliment you. And also, I must thank CA Dr. Raj Chawla ji for joining and honoring us, and all the participants also who are trying to learn such a complex issue and trying to understand the laws and become law-abiding citizens. Thank you. Tomorrow, And Saurabh ji, tomorrow we are going to have session on TDS and TCS, है ना? और स्पेशल जो टीसीएस के नई प्रोविजन आए हैं LRS को लेके और सेल ऑफ गुड्स को लेके, I will request the participant, please at least have a look on the sections, क्योंकि हम में टाइम कम होगा और मैं वैसे कोशिश करता हूँ सारी चीजें कवर करने की, तो फिर भी नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि हमारे पास 2 टॉपिक है, कल टैक्सेशन भी है और ये भी है. तो प्लीज लुक ऑन द सेक्शन, एटलीस्ट आप सेक्शन पढ़ के आ जाइए, बाकी मेरा काम है. मैं टीचर तो अच्छा हूँ वैसे. सर आप सारे टीचर की छुट्टी कर दोगे. नहीं इतने अच्छे सीए प्लस टीचर मेरे जीन्स में है टीचिंग. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस, नमस्कार, शुभ रात्रि. नमस्कार. So session is optionally closed. You can log out. Please end the meeting from your end.